भी बाकी कर गए और भी बना के थे कर गए दौड़ने फिर। आपका नाम? जी मेरा नाम नरेश माथुर है और मैं तहसील रामनगर ब्लॉक घोरडी का रहने वाला हूँ। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। कोई 1.5 साल पहले की बात है, हमने कोई अपने आरबीए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। मेरे छोटे ब्रदर ने वो गया ऑफिस में, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, हर एक तहसीलदार ऑफिस के पास जाके अप्लाई करना होता है। तो वहाँ जब अप्लाई करता है तो मेरे फादर पुलिस में जॉब करते थे उस टाइम पे, तो उनको बोलते हैं कि हमें एक सर्टिफिकेट बनाना है। तो वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं, तो वहाँ पे हमें नहीं मालूम था यहाँ पे कौन कौन कैसा है। तो वहाँ पे जब अप्लाई करते हैं वहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको 20-25 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि आप फादर की जॉब सैलरी अच्छी है। तो भाई ने बोला कि सैलरी अच्छी का इसका क्या मतलब है, नॉनसेंस है ये। अगर सैलरी अच्छी तो आपके लिए थोड़ी कमा रहे हैं हम लोग। अगर आपको डॉक्यूमेंट पूरे मिलते हैं हमारे तो आप सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं मिलते हैं तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो होता क्या कि 3 महीने लगातार ब्रदर मेरा डेली ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद उनको बोला जाता है कि फाइल इस ऑफिस में है, उस ऑफिस में, उनको घुमाते रहते हैं। वहाँ पे कोई 30-35 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, वो डेली जाता है वहाँ पे जाके। कभी रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, कभी रहने के लिए किसी के घर रहना पड़ता है और वहाँ पे जाके घूमते रहते हैं। सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कुछ नहीं होता 3 महीने तक। फिर मैं जाता हूँ उसी ऑफिस में, वहाँ पे गिरदौर हैं एक फारूक अहमद नाम से। मैं उनके पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि साहब हमारे ऐसे ऑफिस में फ़ाइल अप्लाई की थी हमने आरबीए के लिए, उसका क्या स्टेटस है। बोलते हैं जी हमें नहीं मालूम उसके स्टेटस के बारे में, वो पता कर लीजिए। तो मैंने कहा, मैं तहसीलदार के पास चला गया। मैंने कहा सर एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंडर आपको एक स्पेसिफाइड टाइम में एक डॉक्यूमेंट इशू करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। वो बोलते हैं कि अगर आपको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट दिखाना है आप वकील लेके आइए और वकील से बातें करिए सर्टिफिकेट। तो मैंने कहा सर आप आम आदमी को वकील लेके आना पड़ेगा सर्टिफिकेट बनाने के लिए। वो बोलते हैं जी ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने उनको उन्होंने उसके बाद मेरे को बोला मैं आपको 3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे आपका सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है। मुझे उन्होंने रिजेक्शन दे दी कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट है, नहीं बन पाएगा। मैंने कहा इसका रीज़न, बोलते जी आपकी इनकम ज़्यादा है। मैंने कहा बताइए, मुझे जस्टिफाई करिए कैसे ज़्यादा है। बोलते जो हम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आपको अपने सीनियर ऑफिसर्स को कर देंगे जब हमें ज़रूरत होगी। मैंने कहा जी भाई ये बात। मैंने क्या किया, मैंने आरटीआई लगाई। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्राइटेरिया क्या रहता है इसका, जब कोई आप क्या करते हो दूसरे ब्रदर के नाम से मैंने आरटीआई लगाई, तो इसका क्राइटेरिया क्या रहता है अगर आप किसी को सर्टिफिकेट देते हो पब्लिक सर्विस। जो मेरे सवाल उनसे थे वही मैंने आरटीआई में डाल दिए। अब आरटीआई में सवाल डालने के बाद मुझे सीधा डिनायल मिल जाता है कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। जैसे कि वो इन्फॉर्मेशन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई मैंने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फाइल्स मांग ली हूँ, मेरे को सीधा डिनायल मिल जाता है कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। मैंने क्या किया, उस वही इन्फॉर्मेशन जब वहाँ से भी हाथ मेरा नील आ गया, मेरे पास नो आ गया। मैंने क्या किया, फर्स्ट अपील कर ली डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके। तो भाई साहब मेरे को ऑफिस में इन्फॉर्मेशन मिले, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में एप्लीकेशन डाली, जो सेकेंड अपील होते हैं। वहाँ से होता क्या, 5 अगस्त जो 370 का एब्रोगेशन हुआ वो हो गया। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बॉडी जो थी वो डिसॉल्व हो गई। उसके बाद मेरा वो केस अंधेरे में पड़ा रहा, किसके पास जाऊँ कोई पता ही नहीं। मैंने इन द मीनवाइल क्या कर दिया, मैंने गवर्नर ऑफिस में एक कंप्लेंट डाल दी। मैंने सुना था और पता था मुझे कि वहाँ पे कंप्लेंट डालने तो रिड्रेसल हो जाता है वहाँ। अब मज़ेदार बात ये होती है कि जब गवर्नर ऑफिस में मैं कंप्लेंट डालता हूँ तो डिप्यूटी कमिश्नर जो कंसर्न उधमपुर के उनको ये फॉरवर्ड होती है। तो उसके बाद वो कमीशन जो इंक्वायरी कमीशन बनता है, या इंक्वायरी पता नहीं अब कागजों में कहीं बनाया जाए, कहीं वर्बली था वो जो बनाया जाता है, उसके जो ऑफिसर जो इंचार्ज बनाए जाते हैं वो तहसीलदार वही जिनके ऊपर मैंने एलिगेशन लगाया था और जो सच था कि भाई ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं, जो उन्हीं को वहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर बनाया जाता है। तो मेरे को एक दिन कॉल आता है कि सर आपको ऑफिस आना है तहसीलदार। मैंने कहा साहब आप तो मेरे से पैसे मांग रहे हो, आप तो मेरे को बोलते तहसीलदार आप मेरे को आरटीआई नहीं दे रहे, तो मैं आपके पास क्यों आऊँ। बोलते ठीक है जी। तो वहाँ से भी मेरे को कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ब्रदर को दोबारा से बोला कि इनका कोई तरीका, जो तरीका उन्होंने पहले बोला था कि 20-25 हज़ार रुपया सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगेगा, नहीं तो नहीं बनेगा सर्टिफिकेट। जो फर्स्ट डे जब मेरा ब्रदर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा पैसे लो, तो पैसे देते हैं इनको। फिर मैंने एसएसपी विजिलेंस को कॉल किया, तो मैंने बोला मेरे पास ऐसे ऐसे पैसे मांगे जा रहे हैं मेरे से। उन्होंने बोला कि हमारे से पैसे ले लीजिए और वो जो प्रोसेस रहता है एप्लीकेशन दीजिए, तो अब हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे वहाँ पर फिर दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं इनको देता हूँ तो जो आदमी पैसे लेगा पकड़ा तो वो जाएगा, जो मेन वहाँ पे किंग पिन है, जो प्लान करने वाले हैं पीछे, वो तो कोई और हैं। तो मैंने ब्रदर को बोला हम उनके पैसे नहीं लेंगे, हम अपने पैसे देंगे इनको। हमने अपने पैसे लिए और वो अपने पैसे लेके हम उनको दे दिए पटवारी को। तो पटवारी बोलता है आप तो हमें रात में सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वीडियो तो मेरे पास आ गई। मैंने पटवारी को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब आपने पैसे लिए रंगे हाथ, ये है वीडियो आपकी, अब मुझे ये बताओ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आरटीआई से मांगी थी वो मुझे डिटेल दे के दो, क्योंकि जो चोर हैं वहाँ पे
2-3 लोगों का नेक्सस है और पटवारी ने वीडियो में खुद कबूला है कि मुझे मजबूर किया जाता है 10,000 जमाबंदी के साइन करने के लिए एक इलाके की। मुझे खुद मजबूर किया जाता है, मेरे जो नायब तहसीलदार हैं मेरे उन्होंने नाम लिए हुए हैं, तहसीलदार का नाम लिया हुआ है, फारूक अहमद, जो जितने भी लोग हैं उनके नाम लिए हुए हैं कि ये लोग मुझे मजबूर करते हैं और हमें पैसे इसलिए गिराने पड़ते हैं, गिराई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि डीसी साहब आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े साहब जब ऑफिस में आते हैं तो वो लोग हमसे उनकी पार्टी का खर्चा हम कहाँ से करें, तो हमें आप लोगों का खून चूसना ही पड़ता है क्योंकि अदरवाइज हम अपना खर्चा नहीं कर सकते, अपनी सैलरी से हम नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब अंग्रेज तो चलेंगे, आप इतने खर्चे करते क्यों हो, तामझाम दिखाते क्यों हो, अगर 10,000 की सैलरी है तो 10,000 की औकात रखो ना, 50,000 की औकात क्यों रखते हो अपनी आप। तो मैंने यह मैं सारे तरीके अपना चुका। उसके बाद मैं आपके माध्यम से गवर्नर महोदय से अपील करना चाह रहा हूँ कि मुझे कृपया करके ऐसे लोग, मुझे पता है हर जगह पे पड़े हुए हैं, लेकिन जो मेरे साथ मैं PhD स्कॉलर हूँ और मेरे साथ पढ़े लिखे आदमी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप यकीन माने मैंने अपनी आंखों से 50 से 50 रुपये एक सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए लेते हुए इन लोगों को देखा है जो नंगे पाँव आ रहे होते हैं। वो उन लोगों का साथ क्या करते होंगे, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ गवर्नर महोदय से, इन लोगों को टर्मिनेट किया जाए जॉब से जो गरीब आदमी को चूसते हैं, जो उसके खून के मतलब उसको बोला कि उसके कफन भी उससे मरे हुए से कफन भी छीन लेते हैं और उसी ऑफिसर को बिल्ली ही दूध की रक्षा के लिए रखी जाती है। ये गवर्नमेंट में इन्होंने खुद अपने हाथ से एक ऐसा तंत्र बना के रखा हुआ है। आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए और मैं आप लोगों के माध्यम से लाइक माइंडेड लोगों को, सोशल एक्टिविस्ट को, मीडिया बंधुओं को ये बोलूँगा, जो टॉर्च बियरर्स हैं सोसाइटी के, उन लोगों को अपील करूँगा कि कृपया करके आप इस कैंपेन को ऐसे हर मोहल्ले में, हर गली में ऐसी बातें हो रही हैं, एक्सपोज द करप्ट कैंपेन चलाएं ताकि ऐसे लोगों को सज़ा मिले। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों को।